नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, ये क्लास 2 बजे होती है दोपहर बाद। तो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिकों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो चलने वाली बुक हैं, इन नोट्सों के अंदर भी शामिल की गई है। साथ ही साथ राजस्थान की जो एकेडमिक बुक हैं, उनका भी हमने इसमें समायोजन किया है। तो आपको रीट मेंस के जो जो चैप्टर दिए गए हैं और प्री के चैप्टर जो दिए गए हैं, उनके लिए कॉमन क्लासेस चलेंगी। और ऊपर स्क्रीन पर लिख दिया जाएगा कि ये रीट का टॉपिक मेंस का है और ये प्री का है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के आप तैयारी में जुड़ जाइएगा। और आप लोग हमारे क्लास के इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रतिदिन आप रेगुलर क्लास अटेंड करिएगा। और जब मैं लाइव आऊँ तो आप लाइव भी प्रतिदिन देखिएगा। टेस्ट सीरीज़ और आपको ये जो थ्योरी का पार्ट है, सारी सब्जेक्टों का करवाया जाएगा। चिंता मत कीजिएगा, बाकी सब्जेक्टें भी आपको समय पर, निर्धारित समय पर प्राप्त हो जाएंगी। तो चलेगा, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। अब प्राचीन सभ्यताएं टॉपिक में जो जो दे रखी है, उसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा और भी फैक्ट पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की। तो विशेष टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है यहाँ से। आप सभी को इस टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ के जाना है। और टॉपिक का नाम भी अच्छा है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो देखिएगा, मैंने कक्षा 6 से 12वीं तक की सभी पुस्तकों को इसमें शामिल कर लिया है। और अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको पता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको 3 प्रकार की हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। सबसे पहली पढ़ते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरी पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरी पढ़ते हैं हम ऐतिहासिक काल। 3 प्रकार का इतिहास होता है हमारे इस सृष्टि के अंदर। तो हम तीनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कोई पूछे कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, तो प्राग ऐतिहासिक काल जो था उसमें साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। जिस समय पर प्राग ऐतिहासिक काल चलता था उस समय जो लिखित साक्ष्य थे वो नहीं थे। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई और उस समय पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो थे, लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते थे हम, ऐसी भाषा थी उसकी। और अब वर्तमान में जो चल रहा है हमारा, वो है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, वे उपलब्ध भी हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये हमारे इतिहास 3 प्रकार के हमने पढ़े हैं। और हम तीनों ही प्रकार के इतिहासों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आता हमारा पाषाण युगीन काल। पाषाण, देखो मैंने जीरो से बेसिक लेवल से आपको ये चैप्टर उठाया है ताकि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पाषाण युगीन काल भी 3 प्रकार का होता है। देखिएगा, पहला है अपना पूर्व पाषाण काल, यानी पाषाण काल से पहले का समय। दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है पाषाण उत्तर पाषाण काल, यानी पाषाण काल के बाद का समय। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पूर्व पाषाण काल जो था, इस समय पर मानव अग्नि से परिचित था, लेकिन पहिए से परिचित नहीं था, यानी पहिए का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में मानव ने कृषि व पशुपालन करना सीख लिया था, उस समय परिचित था। और सबसे अंत में उत्तर पाषाण काल जो है, उस समय पर मानव ने पहिए का आविष्कार खोज लिया था, यानी कि आविष्कार कर लिया था पहिए को किस तरीके से बनाया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब शुरू होती है हमारी कहानी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की। तो पहली सभ्यता, और आपको रीट मेंस के सिलेबस में केवल 5 सभ्यताओं का नाम लिखा है और बाद में लिखा गया है इत्यादि शब्द, ठीक है ना। तो इत्यादि का मतलब, और बाकी की जो भी शेष हैं, बाकी की आप 5 ही पढ़ें तो बेटर रहेगा। इंपॉर्टेंट है पाँचों की पाँचों ही। और सबसे मोस्ट है अपनी पहली आती है कालीबंगा सभ्यता। आपने बहुत पढ़ा होगा और सुना भी होगा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है वो आपको टेस्ट सीरीज में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो साथियों हनुमानगढ़ जिले में पाई गई थी। हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी। अगर नदी का नाम पूछा जाए तो कौन सी है, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की जानकारी देने वाला व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन सभी को आपको याद रखना है। सबसे पहले जब जानकारी दी थी कालीबंगा सभ्यता की, वो व्यक्ति था एल.पी. टेसीटोरी। कौन था? एल.पी. टेसीटोरी। अगर बात करें हम कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, नाम है अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष ने की थी और 1952 में की थी। सबसे पहले खोज किसने की थी कालीबंगा की?
अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। अगर आपसे पूछा जाए उत्खननकर्ता कौन है, इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो आपको नाम याद रखना है ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। और इसकी उत्खनन कब हुआ था? 1961 से लेकर के 1969 के मध्य में हुआ था। इसके अलावा और भी व्यक्ति हैं इसमें शामिल, उनके भी नाम आपको हम टेस्ट सीरीज में बताएंगे। अब कालीबंगा जो शब्द है साथियों, उसका अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। और इसका समय काल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका समय कब से कब तक था, तो इसकी 2 चरणों में खुदाई की गई थी। कितने चरणों में? 2 चरणों का इसका समय माना जाता है। वैसे 5 चरणों में इसकी खुदाई की गई थी, लेकिन इसके समय काल की पूछी जाए तो इसके 2 चरण हैं। पहला चरण था इसका 2400 से लेकर के 2250 ईसा पूर्व, और दूसरा चरण था वो 2200 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। तो ये दोनों ही शासनकाल आपको याद रखना है, ये एग्जाम में एक बार पूछे गए थे। क्लियर? बालकृष्ण थापर ने कालीबंगा सभ्यता का समय काल C14 कार्बन रेडियो पद्धति के अनुसार कब माना था? 2300 ईसा पूर्व बताया है। किसने बताया था? ये बालकृष्ण थापर जो उत्खनन करता है, उन्होंने बताया था कि इस कालीबंगा सभ्यता का जो समय काल है वो 2300 ईसा पूर्व पुरानी है। और ये किससे बताया था? C14 कार्बन रेडियो पद्धति के अनुसार। अब कुछ आपको परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगी इसमें, क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पूछा गया है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधव सभ्यता की जननी कहा गया है। सिंधव सभ्यता का मतलब होता है सिंधु सभ्यता की जननी। याद रखना इस पॉइंट को कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया ये। उसके बाद ये बताया कि KUR कैनेडी ने इस सभ्यता के विनाश का कारण क्या बताया है? संक्रामक रोगों को बताया है। KUR कैनेडी क्या कहते हैं कि भाई इस सभ्यता का जो विनाश है वो संक्रामक रोगों के कारण हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता के बाद में भारत में खुदाई की जाने वाली पहली ऐसी सभ्यता है कालीबंगा। वैसे तो स्वतंत्रता पहले बहुत सारी सभ्यताओं का उत्खनन हो चुका था, खुदाई हो चुकी थी, लेकिन अगर जस्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करें तो कौन सी थी भारत की पहली सभ्यता? यही थी कालीबंगा। क्योंकि इसका उत्खनन कब हुआ था? 1969 52 में इसकी खोज हुई थी, और 61 से लेकर के 69 के मध्य इसको उत्खनन किया गया था। और ये पहली सभ्यता है। अगर पूछी जाए दूसरी सभ्यता भारत की कौन सी है, तो वो है रोपड़। रोपड़ सभ्यता कहाँ पर? पंजाब में। 1961 में कालीबंगा सभ्यता पर एक 90 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। नोट कर लो इस पॉइंट को। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था? वो है कालीबंगा सभ्यता। 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। और कब किया गया था? 1961 में किया गया था। और इसी सभ्यता के अगर उपनाम पूछा जाए आपसे, तो इस कालीबंगा सभ्यता का उपनाम है साथियों दीनहीन सभ्यता। क्या है? दीनहीन सभ्यता है। और ये प्रश्न अभी जस्ट पूछा गया है CET के अंदर कि इस सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ है। अब 5 स्तरों पर हुआ, ध्यान रखना। कितने स्तर? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ है? 5 स्तरों पर हुआ है। नोट कर लीजिए अपने माइंड में। अब पहले और दूसरे स्तर की बात करें तो पहले और दूसरे स्तर में तो हड़प्पा से पहले के अवशेष मिले थे, जबकि तीसरे, चौथे और 5वें स्तर का जब खनन हुआ था उसमें हड़प्पा के समकालीन अवशेष मिले थे। तो ये 5 स्तर हो गए, ठीक है ना। पहले और दूसरे स्तर में तो हड़प्पा से पहले के अवशेष मिले, और तीसरे, चौथे और 5वें स्तर में हड़प्पा के समकालीन, हड़प्पा के समय के अवशेष मिले। तो क्लियर होना चाहिए, 5 इसमें स्तर थे। कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम बात करें तो 2 रेत के टीले मिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या क्या चीज़ें मिली हैं प्रत्येक सभ्यता से वो नोट करते चलिएगा आप लोग। इसमें 2 तो रेत के टीले मिले थे जिनकी खुदाई की गई थी, और खुदाई करने के पश्चात पता लगा कि इनकी ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर है, और इसकी लंबाई कितनी है? 500 मीटर है। 2 रेत के टीले मिले थे कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में, और एक जो रेत का टीला था उनकी खुदाई करते वक्त नापी गई ऊंचाई और लंबाई, तो 12 मीटर ऊंचा और 500 मीटर लंबा था। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इस सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर क्या था? बताओ भाई, कौन था प्रिय जानवर? इसका कुत्ता था। कुत्ता बहुत प्रिय था इस सभ्यता के लोगों को। अब बात करते हैं इस कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्या क्या चीज़ें मिली है कालीबंगा सभ्यता से।
ज़रा आपको यहाँ पे ध्यान बेसिस कर देना है। कालीबंगा सभ्यता में एक तो जुते हुए खेतों के अवशेष मिले, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, मिश्रित कृषि के परिमाण मिले हैं जैसे गेहूं और जौ की खेती के, मकानों में दरारें मिली हैं, माप तोल के बाँट, देखो याद रखना माप तोल के बाँट कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से, आभूषण मिले हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं और तंदूर भी मिले हैं, तंदूर की भट्टियाँ जो होती हैं। कालीबंगा सभ्यता में नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसी वजह से इस कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। याद रख लेना इसको, कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नगर जैसा ये शहर दिखाई देता था। यहाँ की जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिसे हम ग्रेड पद्धति या चैम्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। और इसके चारों तरफ एक परकोटा था, उस परकोटा की साइज़ अगर आपसे पूछा जाए तो 280 मीटर बाई 150 मीटर थी। ठीक है ना, ये चारों तरफ इसके परकोटा भी पाया गया था। चैम्सफोर्ड पद्धति पर क्या सड़कें पाई गई थी। परकोटे के अंदर कच्ची ईंटों से निर्मित मकान हैं तथा जल निकासी के लिए लकड़ी से निर्मित नालियाँ भी पाई गई थी। नालियाँ किसकी थी, लकड़ी से बनी हुई थी। नोट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर मार देना और रेगुलर क्लास लीजिएगा, मज़ा आता रहेगा। मकानों की छतें लकड़ी से निर्मित थी तथा मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। देखो कितना अच्छा पॉइंट है, छतें भी लकड़ी से बनी हुई थी और मकान के जो दरवाजे थे वो पीछे से खुलते थे। यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था। कालीबंगा जो सभ्यता है वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था क्योंकि यहाँ से एक सिक्का मिला था और उस सिक्के पर एक तरफ महिला का चित्र था और दूसरी तरफ एक व्याघ्र का चित्र था। व्याघ्र आप जानते हो, बाघ जिसको बोलते हैं, बघेरा, उसका चित्र पाया गया था। और यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली थी। अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण कहाँ से मिले, कालीबंगा से। कितनी मिली, 7 मिली थी। इस सभ्यता से शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं और 6 छिद्र वाली एक कपाल खोपड़ी भी इसमें मिली थी। और ये प्रश्न पूछ लिया गया है भाई, 6 छिद्रों वाली कपाल खोपड़ी किस सभ्यता में मिली थी। आंसर क्या होगा आपका, कालीबंगा सभ्यता। इस सभ्यता में शव को 3 प्रकार से दफनाया जाता था। यानी कि जब कालीबंगा सभ्यता की समाज में कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको 3 प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से दफनाया जाता था ज़मीन में। अब वो कौन कौन सी पद्धति हैं, प्रणाली हैं, उनको आप लोग ध्यान से सुने। आयताकार अंडाकार प्रणाली, पहली कौन सी थी, आयताकार और अंडाकार प्रणाली। जब व्यक्ति मर जाता था तो उसके सिर को ऊपर और पैर दक्षिण की तरफ करके उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरी है वृत्ताकार प्रणाली, मृत व्यक्ति को बोरे में बंद करके दफनाया जाता था। वृत्ताकार प्रणाली में एक मृत व्यक्ति था, उसको बोरे में बंद करके दफनाते थे। और तीसरी जो प्रणाली थी वो है हमारी आयताकार अंडाकार वृत्ताकार यानी निक्षेप प्रणाली, मिक्स वाली। इसमें क्या होता है कि मृत व्यक्ति के साथ में खाद्य सामग्री, आभूषण तथा अन्य पदार्थों को भी साथ में दफना दिया जाता था। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये कालीबंगा सभ्यता पूरी होती है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बाहर जाता ही नहीं है। और भी आपको जब टेस्ट सीरीज़ होगी तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद आपको दूसरी सभ्यता आती है हमारी आहार सभ्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आहार सभ्यता की बात करें तो किस ज़िले में है, उदयपुर ज़िले में। और किस नदी के किनारे विकसित हुई है, आहार नदी के किनारे। और इसी नदी को हम बेडच नदी भी कहते हैं, ध्यान रखना। जब आप नदियाँ पढ़ेंगे तो आयड़ जो नदी है, आयड़ नदी का दूसरा नाम बेडच नदी है। इसका बेडच नाम कैसे पड़ा था, नदियों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी कि खोजकर्ता कौन है। इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, इन दोनों से प्रश्न बनता है ज़्यादातर। और क्या क्या चीज़ अवशेष उनमें मिले हैं। तो आहार सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता याद रखना कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास हैं। खोजकर्ता कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास। और इन्होंने खोज कब की थी, 1953 में इन्होंने खोज की थी। उत्खननकर्ता की बात करें तो कौन है, रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको हम RC अग्रवाल भी कहते हैं। क्लियर। और दूसरे कौन है, विजय कुमार। इन्होंने इसका उत्खनन किया था और कब किया था, 1961 में किया था। अगर मेरी आपको अच्छी रामायण लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर मार दीजिएगा। ठीक है ना। RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार,
इन दोनों ने इसका उत्खनन किया था 1961 में, आहाड़ सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए, ये प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई जो हमारी आहाड़ सभ्यता है उसका बृहद स्तर पर उत्खनन किसने किया था। तो आंसर क्या है हमारा, एच.डी. सांकलिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एच.डी. जो सांकलिया महोदय थे, उन्होंने इसका बड़े पैमाने पर उत्खनन किया था आहाड़ सभ्यता का। और आहाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है, रेत का टीला। क्या है, रेत का टीला, याद रखना। इस सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलरकोट भी कहते हैं। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया भाई धूलरकोट जो सभ्यता है किस सभ्यता का उपनाम है। धूलरकोट याद रखना। तो ये स्थानीय भाषा में इसको हम धूलरकोट कहते हैं, आहाड़ सभ्यता को। और इसके प्राचीन नाम भी आपको याद रखना है। इस आहाड़ सभ्यता के एक तो उसको हम ताम्र नगरी कहते हैं, इसको आघाटपुर भी कहते हैं, और इसको आघाट दुर्ग भी कहते हैं। और जो आघाट दुर्ग नाम था इसका, ये गोपीनाथ शर्मा ने दिया था। क्लियर, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका। और भी इसको हम अन्य नामों से जानते हैं। एक तो है बनास संस्कृति के नाम से, और मृतकों का टीला। बनास संस्कृति और मृतकों का टीला भी इसी सभ्यता को कहते हैं। प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है, आपको डरने की बात नहीं है। प्रश्न यहीं से आते हैं, बट हम भूल जाते हैं, बस कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से हम प्रश्न हल नहीं कर पाते और नेगेटिव में चले जाते हैं, गलत हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे भाई आहाड़ सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, उनकी भी चर्चा करेंगे हम। लाल व काले रंग के मृदभांड इसमें मिले थे, जो कि उल्टी तपाई विधि से निर्मित थे। लाल और काले रंग के मृदभांड भी मिले थे जो उल्टी तपाई से निर्मित थे। बहुत अच्छा लाइन है, आपको याद रखना है। दूसरा लाइन और भी अच्छा है कि यहाँ पर एक बनाशियल बुल, मतलब एक बैल के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ की जो टेरिकोटा पद्धति है, टेरिकोटा पद्धति में बना हुआ एक बैल के अवशेष मिले थे, जिसको बनाशियल बुल की संज्ञा दी गई है। प्रश्न यही पूछा गया था एग्जाम में कि बनाशियल बुल जो अवशेष है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था। तो आपको याद रखना है, आहाड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ था। माणक, लड़िया हार और कान के आभूषण भी आहाड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और आहाड़ सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ है, 3 स्तरों पर हुआ है। तीनों को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि 5 जो स्तर थे वो तो हुए थे कालीबंगा के अंदर। 5 स्तरों पर किस में हुआ था, कालीबंगा में। ये सीईटी में पूछा गया अभी RSSM के द्वारा। और आपसे अब पूछा जा सकता है कि भाई आहाड़ सभ्यता का जो उत्खनन है वो कितने स्तरों पर हुआ है, 3 स्तरों पर हुआ है। 3 स्तर कौन कौन से हैं देखिएगा। प्रथम स्तर पर जो उत्खनन हुआ था उसमें स्फटिक पत्थर के अवशेष मिले थे। दूसरे स्तर पर जो उत्खनन हुआ था उसमें तांबे से निर्मित औजार और वाणिक अग्र मिले थे। और तीसरा जो स्तर था उसमें लोहे से बनी हुई वस्तुओं के अवशेष मिले थे। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। इसी ही आहाड़ सभ्यता के अंदर यूनान की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें भी प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी, 6 मुद्राएं और 3 मोहर किसकी, यूनान की हुई थी। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ का जो समाज था वो एक संयुक्त परिवार में रहता था। इस वजह से यहाँ पर एक 6 चूल्हों का अवशेष मिला है, यानी कि 6 चूल्हे मिले थे एक परिवार से। तो ऐसा माना जाता है कि आहाड़ सभ्यता के अंदर व्यक्ति जो रहते थे वो एक संयुक्त परिवार में रहते थे। तो प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि 6 चूल्हों के प्रमाण या अवशेष किस सभ्यता से मिले थे, आहाड़ सभ्यता से मिले थे। पक्की ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं जिनकी आकृति आयताकार थी। नोट कीजिएगा, कच्ची ईंट जो है, कच्ची ईंटों के मकान कहाँ पर मिले हैं, आहाड़ सभ्यता में। ज्वार, गेहूं और चावल के अवशेष भी मिले हैं यहाँ पर। देखो याद रखना, वहाँ का खाद्यान्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे खाद्यान्न पूछा जा सकता है कि उस सभ्यता का प्रमुख खाद्यान्न क्या है। तो गेहूं, चावल और ज्वार, ये तीनों यहाँ के खाद्यान्न प्रमुख हैं। और आपको एग्जाम में कोई एक दिया जाएगा। आहाड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी थी। और यहाँ से अनाज रखने के मिट्टी के पात्र मिले हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कोठे गोरे कहा जाता है। कोठे गोरे कहा गया, वो मिट्टी के पात्र मिले थे जिनमें अनाज भरने की कोठियाँ, जिनको हम बोलते हैं। इस सभ्यता से बिना हत्थे का एक जल पात्र भी मिला था, जो ईरान और बलूचिस्तान से समानता रखता है।
तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, दोबारा भी आ सकता है कि भाई बिना हत्थे का जलपात्र जो मिला था वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था, वो आहार सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। और जलते हुए दीपक के जो अवशेष मिले हैं वो भी इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा, ना कभी गलत होगा। आगे आती है हमारी तीसरी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीकर ज़िले में विकसित हुई थी। और नदी पूछी जाए तो कौन सी है, कांतली नदी के किनारे। भाई गणेश्वर जो सभ्यता है वो हमारी कांतली नदी के किनारे सीकर ज़िले में विकसित हुई थी। और याद रखना इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता तो कोई नहीं है, लेकिन इसके उत्खननकर्ता वही हैं जो हमारे आहार सभ्यता के थे, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। इन दोनों ने इसका उत्खनन किया था। और कब किया था, 1977 में किया था। ये आपको डेट याद रखनी है। उसके बाद रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो समय काल माना जाता है वो 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ से 99% तांबे के उपकरण मिले हैं तथा इस सभ्यता को संपूर्ण भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नोट करिएगा इस पॉइंट को कि भाई ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रख लेना किसको कहते हैं, बताओ जरा, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, ठीक है ना। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन है, गणेश्वर सभ्यता है। जबकि सेंदब सभ्यता की जननी कौन सी है, कालीबंगा है। नोट कर लेना, भूल मत जाना। यहाँ से मैंने जो आगे पहले भी आपको पढ़ाया है इसी लेक्चर में वो आपको अच्छे से याद रखना। गणेश्वर सभ्यता के लोग केवल और केवल तामा धातु से परिचित थे, इसलिए इसी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। यहाँ पर लोहे से परिचित नहीं थे। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में उल्टा पूछा गया था, भाई गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे किस धातु से परिचित नहीं थे, तो केवल तांबे से थे, बाकी की इसके अलावा कोई भी चीज़ों से आता है तो वो गलत है आंसर। और इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि यहाँ से एक मछली पकड़ने का कांटा मिला था। प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि भाई मछली पकड़ने का जो कांटा है वो किस सभ्यता से मिला था, वो गणेश्वर सभ्यता से मिला था। यहाँ से बाणाग्र, फरसे, कुल्हाड़ी, प्लेटें और तस्तरी भी मिली है। मकान पत्थरों से निर्मित थे लेकिन ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बताओ ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, गणेश्वर सभ्यता है। समाज को बचाने के लिए बांधों का निर्माण भी कराया गया था। यहाँ पर ये भी अवशेष मिले हैं। और पशुओं की बात करें तो यहाँ पर हिरण, गाय, बकरी और नीलगाय, इन सब के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में हमारी बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता की बात करें तो ये साथियों बल्लभ नगर उदयपुर में विकसित हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, आयड़ नदी के किनारे ही, ठीक है ना। लेकिन बल्लभ नगर के अंदर, याद रखना आपसे मिलान करने वाला पूछा सकता है। 4 इधर से आपको सभ्यता, 4 आपको इधर स्थल, और ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है। बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर बालाथल सभ्यता का विकास हुआ था। और इसके खोजकर्ता जो थे वो थे BN मिश्र, जिसको हम वीरेंद्र नाथ मिश्र बोलते हैं। BN मिश्र का मतलब वीरेंद्र नाथ मिश्र है। और इसकी खोज हुई थी 1963 में। और उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता में आपको 2 व्यक्तियों का नाम रखना है, एक तो वीरेंद्र नाथ मिश्र और एक BS शिंदे, ठीक है ना। कब हुई थी इसकी उत्खनन हुआ था 1993 के अंदर। अब इस सभ्यता से जो प्रश्न बनता है ज़्यादातर मोस्ट मैं आपको बताऊंगा, ये देखिएगा। बैराट सभ्यता के बाद में बालाथल एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से सूती वस्त्र के अवशेष मिले थे। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि भाई सूती सभ्यता के अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले थे, वो मिले थे बैराट में सबसे पहले। लेकिन दूसरे नंबर पे किस में मिले थे, दूसरे नंबर पे मिले थे बालाथल के अंदर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। यहाँ से 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं। बालाथल सभ्यता से 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं। और यह सभ्यता ताम्र पाषाण युगीन है। कौन सी है, नोट कर लो इसको, पूछा जाएगा आपसे ऐसा प्रश्न, बहुत बार भी पूछा गया है कि भाई निम्न में से सभ्यता ये कौन सी कालीन है, कौन सी युगीन सभ्यता है। तो आपकी जो बालाथल है वो ताम्र पाषाण युगीन है। तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग किया जाता था। इसका जो काल है वो 3000 से लेकर के 250 ईसा पूर्व का माना जाता है। 3000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। और तांबे के आभूषण, सांड, कुत्ते की मूर्तियां यहाँ पर मिली थी। और ये याद रखना, ये लाइन जो है अंतिम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हड़प्पा संस्कृति के समान मृत भांड, जो मिट्टी के बर्तन मिले थे, जो हड़प्पा संस्कृति से समानता रखते हैं, वो किस में मिले थे,
इसी सभ्यता के अंदर मिले थे, बालाथल के अंतर्गत। आगे अंतिम पढ़ते हैं हमारी हम। अब हम 5 ही मुख्य रूप से पढ़ेंगे, बाकी तो बहुत हैं लेकिन आपको नोट्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स से आप पढ़ लेना, क्लास लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बैराट सभ्यता की बात करते हैं तो जयपुर में विराट नगर एक जगह है जहाँ पर ये विकसित हुई थी, और नदी का नाम पूछा जाए तो बाणगंगा नदी के किनारे, ठीक है ना, बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी विराटनगर जयपुर के अंदर। और यह वही विराटनगर है जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये भी। अगर हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में ये भी आया है कि भाई इसके खोजकर्ता कौन है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ये एक ही नाम है किसी का, पूछ ले आपसे दयाराम साहनी या राय बहादुर दयाराम साहनी, एक ही बात है, पूरा नाम है इनका ये। और इन्होंने खोज की थी 1936 में। अगर हम बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी, ये 2 व्यक्ति इसके उत्खननकर्ता में आते हैं। और 1962-63 के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। बैराट सभ्यता को अलवर का सिंह द्वार भी कहते हैं, नोट करो इस पॉइंट को। ऐसी कौन सी सभ्यता है जो अलवर का सिंह द्वार कहलाती है, वो है हमारी बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता का उत्खनन भी 3 पहाड़ियों पर हुआ है। कौन कौन सी पहाड़ी है, इन पहाड़ियों से भी आपसे कन्फ्यूजन पूछा जा सकता है, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न दे दिया जाएगा। तो 3 पहाड़ियाँ थी इसमें बस, एक तो बीजक की पहाड़ी, एक भीम डूंगरी, और बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी। और इसी महादेव डूंगरी को अब वर्तमान में गणेश डूंगरी के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम बीजक जो डूंगरी है उस पर उत्खनन के समय कौन कौन से अवशेष मिले थे, क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीजक जो डूंगरी है उसमें 1837 ईस्वी में जब सबसे पहले यहाँ पर उत्खनन हुआ था, 1837 में, बहुत प्राचीन समय की बात है। सबसे पहले तो 1837 में ही कैप्टन वर्ट ने एक भाब्रू शिलालेख प्रथम को यहाँ पर खोज निकाला था बीजक की डूंगरी से। ध्यान रखना, मैं प्रश्न जब बनाऊंगा तो इतना टफली बनाऊंगा कि आप लोग इन सभ्यताओं में भी चक्कर खा जाओगे कि किसने कब कब खोज की थी, सबसे पहले किसने की थी, ये भूल जाओगे आप। तो 1837 में कैप्टन वर्ट के द्वारा भाब्रू शिलालेख प्रथम की खोज की गई थी बीजक की डूंगरी से। उसके बाद अब हम भाब्रू शिलालेख की बात करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे भाब्रू शिलालेख के बारे में। तो ये भाब्रू जो शिलालेख है इसकी जो भाषा थी, जो लिपि थी, वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। भाब्रू शिलालेख प्रथम को 1840 में कोलकाता के एक संग्रहालय में रखा गया है। और इस शिलालेख का जो लिथोग्राफ था वो किसने तैयार किया था? कैप्टन करई ने तैयार किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। भाब्रू शिलालेख प्रथम जो है वो अशोक का शिलालेख है। किसका है? अशोक का है। और इसका लिथोग्राफ तैयार किसने किया था? कैप्टन करई ने किया था। और खोज किसने की थी? कैप्टन वर्ट ने की थी। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इस शिलालेख के माध्यम से बताता है ये। संघ, बुद्ध और धम्म, संघ, बुद्ध और धम्म, इन 3 शब्दों का उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। और ये भी प्रमाण मिलता है इसमें कि सूती कपड़े का जो टुकड़ा प्राप्त हुआ था जिसमें 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई थी। मैंने आपको अभी जब बालाथल पढ़ाया था उसमें बताया था कि बैराट सभ्यता के बाद में बालाथल ऐसी दूसरी सभ्यता है जहां से सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। तो पहली तो हमारी बैराट सभ्यता ही है जहां से सूती कपड़े का प्रमाण मिला है, और दूसरी अगर पूछा जाए तो बालाथल है। और 36 यूनानी मुद्राएं भी मिली हैं, तो वो कहाँ से मिली है? बैराट सभ्यता से मिली हैं। और यहीं से 8 पंचमार्क मुद्राएं भी मिली थी। कहाँ से? बैराट सभ्यता की बीजक डूंगरी से। बैराट के बाद में बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ से कपड़े के अवशेष मिले थे, सूती वस्त्र के। मैंने बताया आपको, 3 बार बता चुका हूँ। भारत में मंदिरों के प्राचीनतम अवशेष पहली बार, प्रथम अवशेष जो मिले हैं वो बैराट सभ्यता से मिले हैं। कि पहली बार अगर भारत में कहीं से मंदिरों के प्रमाण मिले हैं तो वो हमारी बैराट सभ्यता है। इसकी जो राजधानी थी वो बैराट थी। किसकी? विराटनगर की। विराटनगर की जो राजधानी थी बैराट थी प्राचीन समय में, धार्मिक दृष्टि से। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, इसलिए इसको लोहो युगीन सभ्यता कहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। इस सभ्यता के लोग केवल लोहे से परिचित थे और ये हमारी लोह युगीन सभ्यता कहलाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ से लोहे के कुल्हाड़ी, थाली और औजार मिले हैं।
और यहाँ के लोग जो हैं शाकाहारी और मांसाहारी भी थे। पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी बिताया था। अज्ञातवास पांडवों ने यहाँ पर बताया था। और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह भी विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। अपनी महाभारत के अंदर अच्छे से सुना होगा कि अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? उत्तरा था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद राम सिंह सेकंड के काल में भी एक कीरत राम खंगारोत को एक घड़ा मिला था जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां थी। अब ये प्रश्न बन गया यहाँ से। राम सिंह जब सेकंड था, जयपुर का राजा, ठीक है, सवाई राम सिंह सेकंड, उस समय पर एक कीरत राम खंगारोत एक व्यक्ति था जिसको खुदाई के समय पर एक घड़ा मिला था। उस घड़े में गौतम बुद्ध की अस्थियों के प्रमाण मिले थे। तो गौतम बुद्ध की अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं? इसी सभ्यता से मिली हैं, बैराट से। और खोज किसने की थी? कीरत राम खंगारोत ने। किसके शासनकाल में? राम सिंह सेकंड के काल में। क्लियर। उसके बाद में हमारा भीम डूंगरी। अब भीम डूंगरी की खोज करते समय क्या क्या चीज़ मिली? तो इसमें एक तो भीम तालाब या भीम सागर यहाँ पर स्थित है, भीम डूंगरी पर। और यहाँ से भाब्रू शिलालेख सेकंड मिला था। और इस भाब्रू शिलालेख सेकंड जो है यह भी अशोक का ही है। और इसकी खोज हुई थी 1871 से 72 के मध्य में। और ये किसने किया था? कलाइल के द्वारा की गई थी। जो भाब्रू शिलालेख सेकंड है उसकी खोज 1871-72 में कलाइल के द्वारा की गई थी। और इसकी लिपि अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी है? शंख लिपि, या फिर इसको हम गुप्त लिपि भी कहते हैं। तो दोनों का हो गया ना अंतर। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट की जो लिपि थी उसकी थी ब्राह्मी लिपि, लेकिन इसकी कैसी है? शंख लिपि या गुप्त लिपि है। और तीसरा है हमारा गणेश डूंगरी या महादेव डूंगरी। यहाँ अकबर के काल में जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं। पूछ लिया जाए आपसे कि भाई अकबर के शासनकाल में जैन मंदिर के अवशेष बैराट सभ्यता से मिले हैं, वो किस डूंगरी से मिले हैं? आंसर होगा आपका गणेश डूंगरी या महादेव डूंगरी, एक ही बात है। 634 ईस्वी में हैंसोंग एक चीनी यात्री था, वो बैराट आया था सबसे पहले। तो हैंसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। देखो याद रखना इस पॉइंट को, मैं थोड़ा सा नोट करके विशेष लेकर के चल रहा हूँ सभ्यता से जोड़ करके, और यही पॉइंट आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। 634 में जब हैंसोंग एक चीनी यात्री बैराट आया था सबसे पहले, तो इसी वजह से वो आने के कारण यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। और उनकी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाए कौन सी है? सीयू की पुस्तक है। कौन सी है? सीयू की। और उन्होंने बताया कि बैराट का जो क्षेत्रफल है वो टोटल क्षेत्रफल कितना है? 2.5 मील के आसपास है। हैंसोंग ने बैराट सभ्यता के लिए एक परायत्र शब्द का प्रयोग किया था। ये नोट कर लो आप लोग कि परायत्र जो शब्द है वो किस सभ्यता के लिए उपयोग किया गया है? तो वो होगा आपका बैराट सभ्यता के लिए। और किसने किया था? हैंसोंग ने किया था। बहुत मोस्ट पॉइंट है ये। तो आज आपकी ये सभ्यता खत्म होती है। बाकी की जो और सभ्यताएं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी आपको नोट्सों में मिल जाएंगी। क्लास लंबी हो जाएगी तो आप नोट्सों के माध्यम से भी इनको पढ़ सकते हैं आगे चल के। जैसे आपकी रंगमहल सभ्यता है, ठीक है, इसमें क्या क्या मिला? छोटी छोटी सी है। उसके बाद पीलीभंगा सभ्यता है, रेड सभ्यता है, ठीक है ना, ये पढ़ लेना आप लोग खुद बनाई। नगर सभ्यता है आपकी, नगरी सभ्यता है, ये सब के सब मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट नोट्स बना के रख रखे हैं। कोराड़ा सभ्यता है नागौर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद सोंथी सभ्यता बीकानेर के अंदर, सोनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद आपका है नोह सभ्यता, ये भरतपुर के अंदर है ना। और अपनी एक अंतिम है बरोड़ सभ्यता, ये कहाँ पर है? बरोड़ सभ्यता गंगानगर के अंदर पर है। तो इन सबको आपको पढ़ना है बारीकी से। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर आपको ये क्लास प्रतिदिन चैनल पर मिलेंगी। वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे आप लोग वीडियो को, और लाइक मारेंगे। और देखना धीरे धीरे समय आने पर आपका पूरा सिलेबस भी होगा और आप भी मजबूत होते चले जाओगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय।